Hello friends, welcome to another video tutorial from Kamal Dharyal. In today's video tutorial, we are going to talk on the laboratory diagnosis of syphilis. तो दोस्तों, laboratory diagnosis करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्या क्या स्पेसिमेन ले सकते हैं उसके लिए, राइट? स्पेसिमेन का मतलब है सैंपल, कौन कौन से आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला सैंपल आप ब्लड ले सकते हैं, क्योंकि ब्लड से आप सीरम इजीली निकाल सकते हैं और सीरम को आप सीरोलॉजी यानी कि सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस के लिए हम इसको यूज करते हैं, राइट? दूसरा सैंपल आप ले सकते हैं एक्जुडेट। एक्जुडेट मीन्स कोई प्राइमरी लीजन अगर है तो उधर से आप फ्लूइड को कलेक्ट कर सकते हैं, राइट? तो उसे भी आप एज ए सैंपल यूज कर सकते हैं। थर्ड, अगर न्यूरोसिफिलिस का केस है तो उस केस में आप सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ले सकते हैं, CSF। अब बात करते हैं दोस्तों कि माइक्रोस्कोपी के थ्रू आप कैसे इसको डायग्नोस कर सकते हैं। तीन तरह से आप माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं। एक तो डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी DGM, डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी स्टेनिंग फॉर ट्रिपोनिमा पैलिडम DFA-TP एंड सिल्वर इम्प्रेग्नेशन स्टेनिंग, राइट? तो सबसे पहले देखते हैं DGM से आप इसको कैसे डायग्नोस करेंगे। DGM में दोस्तों आप क्या करेंगे, जो आपने स्पेसिमेन लिया हुआ है उस स्पेसिमेन की एक वेट फिल्म आप तैयार करेंगे, वेट फिल्म, राइट? उसका एक ड्रॉप आप स्लाइड पे लेंगे और उसको डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप पे आप ऑब्जर्व करेंगे। तो आप किस बेस पे आइडेंटिफाई करेंगे, किस बेस पे डायग्नोस करेंगे? ट्रिपोनिमा पैलिडम की जो मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट, उसके बेस पे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे। मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे आपको पता है कि ये बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, राइट, और स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं विद टेपरिंग एंड्स, क्लियर? और इसके अलावा जो सबसे यूनिक प्रॉपर्टी इनकी है, इनका लोकोमोशन, इनकी मोटिलिटी। तीन टाइप की मोटिलिटी होती है। एक तो फ्लेक्जन एक्सटेंशन, दूसरा कि ये अपने लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अराउंड रोटेशन करते हैं, और तीसरा ट्रांसलेटरी मूवमेंट। तो इस तरह की जब मोटिलिटी आपको विजिबल होगी तो आपको पता लग जाएगा कि बैक्टीरिया क्या कौन सा है। ये आपका स्पाइरोकीट है, राइट? तो ये पिक्चर पे शो किया हुआ है, इस तरह का आपका डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी में बैक्टीरिया दिखेगा, राइट? देन उसके बाद DFA-TP की अगर बात करें तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, इसमें आप जो आपने स्पेसिमेन लिया हुआ है एक्जुडेट, उससे आप एक स्मेयर प्रिपेयर करेंगे। स्लाइड पे एक स्मेयर बनाएंगे और उस स्मेयर को आप ट्रीट करेंगे। किससे? आप क्या करेंगे, आपके पास क्या अवेलेबल होगा? ट्रिपोनिमा पैलिडम के अगेंस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जो कि किससे लेवल्ड है? जो एक फ्लोरेसेंट डाई से लेवल्ड है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है? उससे आप उस स्मेयर को ट्रीट करेंगे, राइट? और फिर आप उसको माइक्रोस्कोप पे जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपको बैक्टीरिया कैसा दिखाई देता है? बैक्टीरिया आपको एप्पल ग्रीन कलर का दिखाई देगा। अगर आपने ग्रीन एप्पल देखा हुआ है तो उसका कलर आप इमेजिन कर सकते हैं, उस कलर का आपको, उस ग्रीन कलर का आपको बैक्टीरिया दिखाई देगा, ये ट्रिपोनिमा पैलिडम, राइट? पिक्चर पे आपको शो किया हुआ है, दिखाई दे रहा होगा, राइट? तीसरा हम बात करते हैं सिल्वर इम्प्रेग्नेशन स्टेनिंग की। तो इसमें दोस्तों आपको पता है कि ये बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, ठीक है? बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा थिन है, तो इसलिए हमें इसको क्या करना होता है, ऑब्जर्व करने के लिए इसको थिक आप बना सकते हैं। थिक कैसे बनाएंगे? आप इसको इसकी स्मेयर प्रिपेयर करेंगे और स्मेयर को किससे ट्रीट कराएंगे? सिल्वर नाइट्रेट से, क्लियर? सिल्वर नाइट्रेट से। तो ये ट्रिपोनिमा पैलिडम इस सिल्वर नाइट्रेट का रिडक्शन कर देता है किसमें? मेटालिक सिल्वर में, मेटालिक सिल्वर में इसका रिड्यूस कर देता है। तो ये मेटालिक सिल्वर आपका इन बैक्टीरिया के अराउंड क्या हो जाता है? डिपॉजिट हो जाता है। ट्रिपोनिमा पैलिडम के अराउंड क्या हो जाता है? डिपॉजिट हो जाता है, जिससे ये बैक्टीरिया आपके थिक विजिबल होते हैं,
थिक बन जाते हैं। क्लियर? तो आप उसको विजिबल कर सकते हैं। आपको पिक्चर पे शो किया हुआ है, आप देख सकते हैं इस तरह का आपको दिखाई देता है सिल्वर इम्प्रेग्नेशन स्टेनिंग में बैक्टीरिया। क्लियर? तो ये माइक्रोस्कोपी की बात है। कल्चर की अगर बात करें तो आपके जो स्पायरोकीट्स होते हैं वो नॉन कल्टीवेबल होते हैं, यानी कि आप कोई आर्टिफिशियल मीडियम यूज करके इसको कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ इसको किसी लिविंग टिश्यू पे इंजेक्ट करके या इनोकुलेट करके आप इसको मेंटेन रख सकते हैं। तो इसके केस में, ट्रिपोनिमा पैलिडम के केस में, आप इसको मेंटेन कर सकते हैं किस पे? रैबिट की टेस्टीज पे। क्लियर? अब बात करें कि सीरोलॉजिकली आप इसको कैसे डायग्नोस करेंगे, यानी कि एंटीबॉडी डिटेक्शन के थ्रू। तो दो तरह से आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, एक तो नॉन ट्रिपोनिमल टेस्ट के थ्रू, दूसरे ट्रिपोनिमल टेस्ट के थ्रू। ट्रिपोनिमल और नॉन ट्रिपोनिमल का मतलब है, सबसे पहले नॉन ट्रिपोनिमल टेस्ट को समझिए कि नॉन ट्रिपोनिमल इसलिए बोला क्योंकि हम यहाँ पे ट्रिपोनिमल एंटीजेंस के थ्रू आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। यहाँ पे ट्रिपोनिमल एंटीजन यूज नहीं किया जाता है, यानी कि ये आप इसको नॉन स्पेसिफिक भी बोल सकते हैं। नॉन स्पेसिफिक टेस्ट, ये आपके नॉन स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। यहाँ पे आप ट्रिपोनिमल एंटीजन को यूज नहीं कर रहे हैं। क्लियर? तो एंटीजन क्या लिया जाता है? नॉन स्पेसिफिक लिया जाता है, विच इज नोन एज कार्डियोलिपिन एंटीजन। राइट? तो इसमें कॉमनली आपके जो टेस्ट आते हैं, सबसे पहला है VDRL, मोस्टली जो यूज किया जाता है VDRL, वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। ये लेबोरेटरी, इस लेबोरेटरी के नाम से इस टेस्ट का नाम पड़ा क्योंकि सबसे पहले ये टेस्ट यहीं पे किया गया था। न्यूयॉर्क में ये लेबोरेटरी स्टैब्लिश्ड है, यहाँ पे ये टेस्ट सबसे पहले परफॉर्म किया गया था, इसीलिए इस टेस्ट का नाम दे दिया VDRL। क्लियर? तो इसमें कार्डियोलिपिन एंटीजन यूज किया जाता है। इसके बाद RPR, रैपिड प्लाज्मा रिएजिन, ये भी VDRL की ही तरह का टेस्ट है, उसी तरह परफॉर्म किया जाता है। कुछ जनरल डिफरेंसेस इन दोनों में है, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। देन फिर आपका आता है TRUST, ट्रस्ट, जिस आप इसको बोल सकते हैं। राइट? ट्रस्ट का मतलब है टोलुइडिन रेड अनहीटेड सीरम टेस्ट। क्लियर? तो ये नॉन ट्रिपोनिमल टेस्ट आपके हैं, यानी कि इसमें आप एंटीबॉडी आपकी कैसी है? नॉन स्पेसिफिक है, रिएजिन एंटीबॉडी हम इसको बोल सकते हैं। राइट? उसके बाद ट्रिपोनिमल टेस्ट या स्पेसिफिक टेस्ट, यहां पे हम ट्रिपोनिमल एंटीजन यूज करते हैं। राइट? ट्रिपोनिमल एंटीजन को यूज करते हुए हम एंटीबॉडीज को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसमें आपके आते हैं ट्रिपोनिमा पैलिडम इमोबिलाइजेशन टेस्ट, दूसरा आपका फ्लोरेसेंट ट्रिपोनिमल एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट, फ्लोरेसेंट ट्रिपोनिमा पैलिडम एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट। थर्ड वन इज ट्रिपोनिमा पैलिडम एग्लूटिनेशन टेस्ट एंड फोर्थ वन इज ट्रिपोनिमा पैलिडम हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट। तो इस तरह से आप ट्रिपोनिमल टेस्ट या स्पेसिफिक टेस्ट के थ्रू इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नॉन स्पेसिफिक टेस्ट में VDRL की बात करते हैं। VDRL में दोस्तों आप क्या करेंगे? सबसे पहले सीरम को आप इनएक्टिवेट करेंगे। इनएक्टिवेट कैसे करेंगे? आप सीरम को हीट करेंगे 56 डिग्री सेल्सियस पे, 56 डिग्री सेल्सियस पे आप इसको हीट करेंगे फॉर 30 मिनट्स, आधे घंटे के लिए आप इसको हीट करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे दोस्तों? क्योंकि आप अनवांटेड एंटीबॉडीज को उस सीरम से क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। ऐसा करने से आपकी जो अनवांटेड, जो नॉन स्पेसिफिक यानी कि नॉन ट्रिपोनिमल जो एंटीबॉडीज हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी? रिमूव हो जाती हैं। राइट? उसके बाद आप क्या करेंगे? आप 50 माइक्रोलीटर इनएक्टिवेटेड सीरम जो आपने इनएक्टिवेट किया हुआ है हीट करके, उसको आप 50 माइक्रोलीटर मेजर करके उसको लेंगे सीरम को। उसमें क्या मिक्स करेंगे? 1 ड्रॉप ऑफ कार्डियोलिपिन एंटीजन।
दोस्तों ये कार्डियोलिपिन एंटीजन जो है, ये यहाँ पे हम एज ए एंटीजन यूज कर रहे हैं, लेकिन कार्डियोलिपिन हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट रहता है दोस्तों, राइट। कभी कभी जब आपकी टिश्यूज डैमेज होती हैं तो टिश्यूज या सेल्स डैमेज होने से भी ये आपका रिलीज होता है कार्डियोलिपिन। ये एक केमिकल है, राइट, जिसका नाम है फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल। क्लियर। तो ये आपकी बॉडी में भी प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे ये जो कार्डियोलिपिन लिया गया है ये बीफ हार्ट से लिया गया है, वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके ये लिया जाता है कार्डियोलिपिन एंटीजन, राइट। तो ये सस्पेंशन फिर आप इसको क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। कैसे? इसको रोटेट करेंगे, रोटेटर पे VDRL रोटेटर यूज करेंगे और इसको 180 RPM रिजोल्यूशन पर मिनट पर आप इसको क्या करेंगे, 4 मिनट तक आप इसको रोटेट करेंगे। 180 रिवॉल्यूशन पर मिनट फॉर 4 मिनट, राइट। ऐसा करने के बाद फिर आप उसको क्या करेंगे, उसे आप एग्जामाइन करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप। कौन सा लेंस यूज करेंगे? 10x पावर का लेंस यूज करते हुए आप उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो आपका जो इंटरप्रिटेशन होगा वो किस तरह से होगा दोस्तों? देखिए, अगर इस तरह का इंटरप्रिटेशन है, यानी कि आपके जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि फ्यूजीफॉर्म क्रिस्टल रिप्रेजेंटेशन अगर इस तरह का आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन रिएक्टिव है। नॉन रिएक्टिव का मतलब है आपका टेस्ट क्या है, नेगेटिव है, यानी कि उस सीरम में कोई भी ट्रिपोनेमल एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, राइट। दूसरा देखिए, ये रिएक्टिव, यानी कि अगर इस तरह से क्लम्प्स अगर आपके बन रहे हैं, ठीक है, लार्ज क्लम्प्स अगर बन रहे हैं लाइक दैट, तो इसका मतलब क्या है, आपका ये रिएक्टिव है। रिएक्टिव मीन्स पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब है कि इस सीरम में आपके क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, ट्रिपोनेमल एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ पे अगर ये लार्ज क्लम्प्स अगर आपके बनते हैं, इस तरह के आपको विजिबल होते हैं, तो इसका मतलब है कि वीकली रिएक्टिव है, यानी कि एंटीबॉडीज बहुत ज़्यादा नहीं है, माइल्ड एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। अगर इस तरह के छोटे छोटे और बहुत ज़्यादा क्लम्प्स अगर बनते हैं, बहुत ज़्यादा क्लम्पिंग अगर आपको दिखती है, तो ये स्ट्रांगली रिएक्टिव है, राइट। तो इस तरह से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये तो आपका क्या है, ये क्वालिटेटिव टेस्ट है। आप क्वांटिटेटिव टेस्ट भी कर सकते हैं कि आप उसकी इन्फेक्शन का टाइटर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं सीरियल डाइल्यूशन करके। क्लियर। तो VDRL की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है कब, सेकेंडरी सिफिलिस के केस में इसकी जो सेंसिटिविटी है वो 100% होती है, और प्राइमरी केस में 78% और लेटेंट सिफिलिस के केस में 95% और लेट सिफिलिस यानी कि टर्शियरी सिफिलिस के केस में 71% इसकी सेंसिटिविटी होती है। और एक चीज़ याद रखेंगे दोस्तों, अगर आप VDRL टेस्ट CSF के केस में अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो CSF को आप इनएक्टिवेट नहीं करेंगे, यानी कि उसकी हीटिंग नहीं करेंगे, राइट। दूसरा नॉन स्पेसिफिक टेस्ट हम पढ़ेंगे RPR, रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट। इसे हम पढ़ेंगे VDRL के साथ डिफ्रेंशिएट करते हुए इसको हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये इसी की तरह का टेस्ट है। ये भी एक तरह का स्लाइड फ्लोकुलेशन टेस्ट है। क्लियर। तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? डिफरेंसेस ये हैं कि आप VDRL सबसे पहला जो डिफरेंस है, VDRL को आप माइक्रोस्कोपिकली इसके रिजल्ट को आप ऑब्जर्व करते हैं, जो कि RPR के केस में माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसको आप मैक्रोस्कोपिकली आप खुद विदाउट माइक्रोस्कोप आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों कि कार्डियोलिपिन एंटीजन के साथ साथ हम कार्बन पार्टिकल्स को भी यूज करते हैं, यानी कि कार्बन पार्टिकल्स विच आर कोटेड विद कार्डियोलिपिन एंटीजन, उनको हम क्या करते हैं, इसमें यूज करते हैं, जबकि VDRL के केस में सिर्फ कार्डियोलिपिन एंटीजन यूज किया जाता है, राइट। दूसरा जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि अगर आपने VDRL की किट को एक बार ओपन कर दिया, यानी कि उसके एंटीजन को अगर एक बार यूज कर दिया आपने, तो फिर उसको आपको यूज करना होता है विद इन 24 आवर्स। 24 आवर के बाद आप उसको फिर यूज नहीं कर सकते, उसको आपको 24 घंटे के अंदर उसको यूज करना होता है।
जबकि आरपीआर के केस में ऐसा नहीं होता। आरपीआर के केस में आप ईडीटीए से उस एंटीजन को स्टेबलाइज कर देते हैं, राइट, जिससे फिर आप 6 महीने तक यूज कर सकते हैं उसको 4 to 10 डिग्री सेल्सियस में रखते हुए। क्लियर। थर्ड जो डिफरेंस है वो ये है कि वीडीआरएल के केस में हम सीएसएफ को भी टेस्ट कर सकते हैं, जबकि आरपीआर के केस में सीएसएफ को टेस्ट नहीं किया जा सकता है, राइट। वीडीआरएल के केस में हीटिंग रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा रिसेंटली कि उसमें आप सैंपल को सबसे पहले क्या करते हैं, सीरम को हम उसको हीट करते हैं ताकि उससे जो नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज हैं वो रिमूव हो जाएं। तो आरपीआर के केस में हीटिंग की जरूरत नहीं होती, उधर हम अनवांटेड जो नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होती हैं उनको रिमूव करने के लिए एक केमिकल यूज करते हैं, कोलिन क्लोराइड, हम उसको यूज करते हैं, राइट। और प्राइमरी सिफिलिस के केस में सेंसिटिविटी की अगर बात करें तो वीडीआरएल टेस्ट 78% सेंसिटिव है, जबकि आरपीआर 86% सेंसिटिव होता है। क्लियर। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं आरपीआर और वीडीआरएल में। कॉन्जेनाइटल सिफिलिस की डायग्नोसिस की अगर बात करें तो कॉन्जेनाइटल सिफिलिस को आप डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, प्लेसेंटा या फिर नेजल डिस्चार्ज आप ले सकते हैं, या फिर अगर स्किन लीजन अगर बने हुए हैं तो उससे मटेरियल लेके आप उसको डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप वो कैसे करते हैं हमने पहले डिस्कस कर लिया गया। दूसरा मेथड, आप एबनॉर्मल फाइंडिंग ऑफ सीएसएफ के थ्रू भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप अगर सीएसएफ को एग्जामाइन कर रहे हैं, सीएसएफ को की अगर आप फिजिकल स्टेट को एग्जामाइन करेंगे तो सबसे पहले सीएसएफ प्रेशर आपको रेज्ड मिलेगा, राइट। उसके बाद अगर आप उसको देखेंगे, उसके कलर को अगर देखेंगे तो कलर में कुछ टर्बिडिटी आपको शो होगी अगर इन्फेक्शन है, ठीक है। सीएसएफ का कलर आपका टर्बिड होगा। नॉर्मली सीएसएफ का कोई कलर नहीं होता, लेकिन अगर इन्फेक्शन है तो वो टर्बिडिटी शो करता है, राइट। और तीसरी फाइंडिंग, जब आप सीएसएफ के ग्लूकोज लेवल को अगर देखेंगे तो ग्लूकोज लेवल आपको डिक्रीज्ड मिलेगा और प्रोटीन्स का लेवल इंक्रीज्ड होगा, राइट। और सेल काउंट अगर करेंगे, नॉर्मली सीएसएफ में आपकी लिम्फोसाइट्स की प्रेजेंस नहीं होती है, और अगर देखा जाए तो 0 to 5 लिम्फोसाइट्स पर माइक्रोलीटर को हम क्या करते हैं, नॉर्मल उसको कंसीडर किया जाता है। 0 to 5 लिम्फोसाइट्स पर माइक्रोलीटर, इसको हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। तो अगर इससे ज़्यादा हमारी वैल्यूज आ रही हैं लिम्फोसाइट्स की, तो इसका मतलब क्या है, सीएसएफ आपका इन्फेक्टेड है, राइट। नेक्स्ट इज रिएक्टिव वीडीआरएल टेस्ट हम कर सकते हैं। अगर वीडीआरएल टेस्ट आपका रिएक्टिव है तो उसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि कंजेनाइटल इन्फेक्शन है, इन्फेंट आपका इन्फेक्टेड है, राइट। सीएसएफ का हम कर सकते हैं वीडीआरएल, राइट। नेक्स्ट, रिएक्टिव आईजीएम एंटीबॉडी टेस्ट स्पेसिफिक फॉर सिफिलिस। आप आईजीएम एंटीबॉडीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप, जो कि स्पेसिफिक होती हैं किसके अगेंस्ट, सिफिलिस के अगेंस्ट, यानी कि ट्रिपोनेमा पैलिडम के अगेंस्ट जो बनी होती हैं आईजीएम एंटीबॉडीज। नॉर्मली क्या होता है कि जो आईजीएम एंटीबॉडी आपकी होती है वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती है, राइट। तो अगर बेबी में, इन्फेंट में अगर आईजीएम एंटीबॉडी आइडेंटिफाई हो रही है तो वो इंडिकेट करती है इन्फेक्शन को, राइट। तो अगर वो आईजीएम एंटीबॉडी आपकी ट्रिपोनेमा पैलिडम के अगेंस्ट बनी हुई है, जो कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आईजीएम एलाइजा के थ्रू, ठीक है। सिफिलिस के लिए आप एलाइजा कर सकते हैं, राइट। तो या फिर एफटीए एबीएस टेस्ट के थ्रू भी आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लियर। तो वो आईजीएम एंटीबॉडीज की प्रेजेंस इंडिकेट करती है कि बच्चे को इन्फेक्शन है, राइट, क्योंकि वो आईजीएम एंटीबॉडी आपकी मैटरनल नहीं हो सकती, क्लियर। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो प्राइमरी, सेकेंडरी और अर्ली लेटेंट सिफिलिस के केस में पेनिसिलिन जी की सिंगल डोज दी जाती है, और लेटेंट कार्डियोवेस्कुलर सिफिलिस और टर्शियरी सिफिलिस के
केस में पेनिसिलिन जी दी जाती है सिंगल डोज में वीकली फॉर 3 वीक, 3 हफ्ते तक आप सिंगल डोज उसका दे सकते हैं वीकली। ठीक है। अगर कोई पेशेंट पेनिसिलिन के लिए एलर्जिक है, ठीक है, तो उस केस में आप अल्टरनेट ड्रग यूज कर सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन। So friends, this is all about the laboratory diagnosis and treatment of the syphilis. Thank you very much.